अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तीसरा टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कुछ गमगीन और कुछ खुशगवार यादें लिए हुए। टॉस जीतकर शान मसूद ने पहले बैटिंग का फैसला किया। सबसे पहले मैं मुबारक पेश करना चाहूंगा शान मसूद को, क्योंकि बहुत ही दिलेराना फैसला। पिच में घास मौजूद था, मूवमेंट मौजूद थी, स्लो जरूर था लेकिन अच्छी खासी सपोर्ट थी फास्ट बॉलर के लिए, स्पेशली पहले सेशन में। और उसके बावजूद कोई और कप्तान होता तो शायद वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करता और लेकिन शान मसूद ने यहाँ पे पहले बैटिंग करके दिलेराना फैसला किया कि अगर हम थोड़े स्कोर कर लेते हैं तो चौथी इनिंग्स में हमें बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी और इस मैच में कहीं ना कहीं हम इन रहेंगे। बहुत आउटस्टैंडिंग फैसला था शान मसूद का, और मेरा ख्याल है हमें जितना भी इस पे उनकी तारीफ करनी चाहिए। एक बहादुर फैसला लेने पे उतनी कम है। ओपनर का सेम मसला था जी, अब्दुल्ला शफीक सेम उसी स्टाइल में आउट हुए जिस तरह वो सेकंड टेस्ट में आउट हुए थे। रिकी पॉन्टिंग ने उनकी वीकनेस बताई थी कि वो उनका पाँव जो है वो बॉल की तरफ जाने के बजाय आउटसाइड ऑफ स्टंप वो सीधा रहता है और वो खड़े खड़े अपने हाथों से बॉल को रीच करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये टेक्निक जो है इनकी, ये ऑस्ट्रेलिया में काम आने वाली नहीं है। बहुत फ्लैशी ड्राइव मारने जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट मैच में भी उनका इसी तरह स्लिप लगी और इस मैच में भी स्टार्क की गेंद पर स्लिप लगी, सेम तरह से ट्रैप हुए। ये सब फुटेज भी मौजूद था, बात भी हुई थी। आई डोंट नो उन्होंने काम नहीं किया, कोचेस ने काम नहीं किया, वो किस तरह से एक बार फिर सेम ट्रैप में आ गए। थोड़ी सी मायूसी हुई अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हुए। साइम अयूब पे बात करना चाहूंगा। पहले मुबारक कि उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये कि मेरा यही था कि साइम अयूब ने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली भी पाकिस्तान में, 4 डे क्रिकेट, और मुश्किल कंडीशंस में रन्स नहीं किया। अभी तो बहुत ही नन्ना मुन्ना सा उनका फर्स्ट क्लास करियर था। उनको ऑस्ट्रेलिया के खूनख्वार भेड़ियों के आगे उनको सीधी सी बात है कि भेज दिया गया। जिस तरह से साइम अयूब आउट हुए, मेरे जहन में यही एक नक्शा चल रहा था कि ये इस तरह आउट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको लास्ट ईयर सिंध की टीम से खेल रहे थे तो अब्बास ने एग्जैक्टली इसी मिडिल स्टंप से सीम किया 2 बार गेंद और इसी स्टाइल में उनका एज लगा और वो आउट हुए। क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही नए हैं टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से या लंबी क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी की थी, वो तो इतनी फटा विकेट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां तो हर दूसरा प्लेयर सेंचुरी करता है। तो इस वजह से मेरी ये खदशा था कि टैलेंट तो है लेकिन अभी ये टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल दुआ है कि अल्लाह करे अगली इनिंग्स में कुछ बेहतर करें। लेकिन अगर नहीं भी करते तो क्रिटिसाइज नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी नया नौजवान है। लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली टू एक्सपोज हिम इन द टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली इन द एलियन कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस उस हिसाब से। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पर थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे साहिबजादा फरहान या हुरैरा 2 सीजन से टॉप किया हुआ है, अगर इनको आप शायद मौका देते तो माइट बी कि एक तो मेरिट पे वो बेहतर आते थे और दूसरा शायद वो थोड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा सकते। देखते हैं सेकंड इनिंग्स में साइम क्या करते हैं। उसके बाद बाबर आजम, एक आप देखेंगे बाबर आजम को कि फुल बॉल्स में उनको प्रॉब्लम नहीं है। फुल बॉल इस इनिंग्स में भी उनको हुई तो उन्होंने बड़े आराम से ड्राइव्स खेली, बड़ी अच्छी ड्राइव खेली। उनको प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम उनको गुड लेंथ वाले एरिया से आ रहा है, या जो बॉल स्विंग हो रहा है उससे आ रहा है। तो गुड लेंथ पे वो काफी बार आउट हुए हैं। इस मरतबा क्या हुआ कि उनको पैट कमिंस ने, उनका ये भी एक वेपन है, वैसे तो उनके पास वेपन में बहुत सारे जो है वो स्किल्स हैं, गेंदे हैं उनके पास, तो उन्होंने थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप ये बॉल किया। बाबर नेचुरली कवर ड्राइव खेलने के लिए गए, उनका पाँव खुल गया और वो बॉल जब लेट डिप हुआ तो बाबर आजम उस पोजीशन में नहीं थे कि उस जो इन स्विंगिंग फुल बॉल को वो टैकल कर सकते और लेग बिफोर आउट हो गए। तो यही स्टोरी रही है पूरे टूर पे। एक छोटा सा स्टार्ट मिलता है, बाबर आजम कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। टेंटेटिव भी हैं, पूरे कॉन्फिडेंस की भी कमी नजर आ रही है, फीट मूवमेंट से आपको पता चलता है, हैंड मूवमेंट से कंफ्यूज हैं। और ये होता है क्योंकि जब आपसे रन्स नहीं होते तो बैट्समैन थोड़ा डाउट में चला जाता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा आपको फ्लुएंट नजर नहीं आता, अपने हेड पोजीशन ठीक नजर नहीं आती, फ्रंट फुट की अलाइनमेंट सही नजर नहीं आती, और जितने भी वेरिएबल्स आप डिस्कस कर सके। सो बाबर आजम को सीरियसली काम करना पड़ेगा। ग्रेट्स ऑफ द गेम जो जाने जाते हैं वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करने से जाने जाते हैं। 3 जो बाबर आजम के टूर हो चुके, तीसरा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, 1 इनिंग्स रह गई है और शायद जो इस हिसाब से 1 टूर और कर पाएंगे बाबर आजम को करना पड़ेगा, वरना शायद मुझे डाउट है कि ग्रेट्स ऑफ द गेम की उसमें कहीं डाउट आ सकता है अगर उन्होंने आगे ना किया। खैर, होप फॉर द बेस्ट टू बाबर आजम। फिर बात करूंगा मैं रिजवान की। कमाल, मेरा ख्याल है कि अगर सबसे ज्यादा कोई करेज वाला प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में, मैं हमेशा इस बात पे भी रिजवान को बड़ा ही सपोर्ट किया है। बड़ा पसंद है कि वो करेज के साथ खेलते हैं, फाइट करते हैं, अपने शॉट्स खेलते हैं। उनका एक मेथड है कि वो शॉट खेलने से बाज नहीं आते। आज जिस तरह का छक्का उन्होंने मारा था, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, ये होती है स्ट्रेंथ। देखिए, ये रिजवान के स्ट्रोक को देखने के 2 नजरिए हैं। आप क्या नजरिया रखना चाहते हैं? रिजवान ने जो छक्का मारा, कुछ लोग उसको इस नजरिए से देखेंगे सिर्फ लेग साइड का प्लेयर है, ये टुल्ले मारता है। इसको
एक और नजरिया देखने का जो मेरा ख्याल हिसाब से दुरुस्त नजरिया है कि यार वो अपनी स्ट्रेंथ को जानता है कि उसकी लेग साइड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो यूं ही उसको उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल मिलता है। इवन अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो बड़ा शॉट खेलने से बाज नहीं आते और उस पर वो काफी कामयाब भी हैं। ये बात नहीं है कि ऑफ साइड पे नहीं खेल सकते, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। बहुत सारे लोग शायद उस तरह गौर से क्रिकेट नहीं देखते या पता नहीं जानबूझ के इस तरह से कहते हैं। आज आपने देखा कितने शॉट्स ने कट पे मारे हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी खेलता है, इवन वो कवर ड्राइव भी खेलता है, लेकिन उसकी कवर ड्राइव थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है इन कंडीशंस में, क्योंकि वो थोड़ी उनकी जो बॉडी फॉल कर जाती है, तो वो ज्यादा राइज करते हुए बॉल को ऑस्ट्रेलिया में कवर ड्राइव मारने में थोड़ा डेंजरस है, आउट भी हुए थे। लेकिन ओवरऑल कवर, कट, पुल, स्ट्रेट ड्राइव, ये सब शॉट्स रिजवान मारते हैं। हाँ, जब वो हिट करने जाते हैं तो वो लेग साइड को ज्यादा फेवर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, ये एहतमाल हो जाता है कि शायद वो सिर्फ लेग साइड के प्लेयर हैं। तो ऐसी बात दर हकीकत नहीं है। आगा सलमान एक और बहुत अच्छा जबरदस्त नंबर 7 के ऊपर आकर एक फाइटिंग और एक बड़ा अटैकिंग किस्म का, काउंटर अटैकिंग किस्म का उन्होंने नॉक खेला। रिजवान के साथ मिलकर उन्होंने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई और पाकिस्तान को काफी बेहतर पोजीशन में लेकर आए थे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से रिजवान वो ट्रैप में आउट हुए, हम चाहते थे रिजवान की सेंचुरी हो, लेकिन वो शॉट इतना अच्छा नहीं था रिजवान का, क्योंकि अब आपको पता है आपके सामने उसने ट्रैप सेट किया आपके लिए। तो मेरा ख्याल है कि बार ये ट्रैप होना बनता नहीं था इस बॉल के ऊपर। हम सबसे बड़ा जो दुख हुआ उनकी सेंचुरी ना होने का हुआ। आगा सलमान ने भी कमाल के 50 किए और इसने बड़ा बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान को। लेकिन जो मैन ऑफ द मोमेंट रहे लास्ट मोमेंट्स में, जिन्होंने लग रहा था कि पाकिस्तान 230-40 में कहीं आउट हो जाएगा, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह से बैटिंग की है, बिल्कुल अपने नेचुरल गेम के लिए कोई उन्होंने डर खौफ का मुजाहरा नहीं किया। पोल पे भी छक्के मारे, स्पिनर को चार्ज करके भी मारे, रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा। उनकी इस इनिंग्स में एग्रेशन था, एक करेज थी, एक पैशन नजर आया, एक एनर्जी नजर आई, और इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान ने 300 प्लस टोटल स्कोर किया। और मेरा ख्याल है कि एक ऐसा टोटल है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया को 400 पे भी आउट कर देते हैं तो खैर कहने की बात है, आई डोंट नो कितना करेंगे, लेकिन हम इस मैच में कहीं ना कहीं इन रहेंगे। वन साइडेड बिल्कुल होता है ना कि वन साइडेड आपने हरा दिया, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ पाकिस्तान ने अच्छी ऐसा टोटल कर लिया, इस पे फाइट होगी। और हमें एक टेस्ट ऑलराउंडर की बड़ी तलाश थी। फहीम अशरफ इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टेस्ट सीरीज में, मेरा ये ख्याल है कि ये बड़े पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। और आमिर जमाल ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, और बड़ी एनर्जी उनके अंदर नजर आती है। एक हार्ड वर्किंग प्लेयर है, सो इट्स वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। जाते जाते जी एक और बात, शाहीन अफरीदी का केस कि वो तीसरे टेस्ट में उनको रेस्ट करवाया गया, डेफिनेटली उसमें शाहीन अफरीदी की भी रजामंदी शामिल होगी, लेकिन मेन डिसीजन तो मैनेजमेंट का होगा। उसको जो क्रिकेट के संजीदा हल्के हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। और क्यों भी ना करें कि दुनिया में होता क्या है कि दुनिया में जो उनके सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर होते हैं ना, जितनी भी टॉप नेशंस के, वो उनको वाइट बॉल या वनडे में रेस्ट करा के या लीग क्रिकेट कम करा के उनका वर्कलोड मैनेज करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज जो है ना, टेस्ट मैचेस मिस ना करें। स्पेशली जो बड़े टेस्ट सीरीज होती हैं वो मिस ना करें, उसमें 100% अवेलेबल नहीं। चले जो हल्की टेस्ट सीरीज होती है उसमें आप बीच में कुछ मैचेस बिठा भी दें तो कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आपने T20 का कप्तान बनाया और मेक श्योर किया कि वो टेस्ट मैच में तो रेस्ट कर ले, इतनी इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो T20 में रेस्ट ना करे। 5 T20 आपने इसको कप्तान बनाया। सो इस मुल्क में कुछ भी काम सीधा नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी जो गंगा उल्टी बह रही है। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी आज एक फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बड़ा क्रिटिसाइज किया, और बिल्कुल राइटली क्रिटिसाइज किया है कि जब दुनिया में नाम बनता है, चाहे आप बैट्समैन है चाहे बॉलर है, यही मैं बाबर आजम के लिए भी कहता हूं, ये मैं शाहीन अफरीदी के लिए भी कहूंगा। तो जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना किसी भी इरा के, उनको टेस्ट क्रिकेट से सबसे पहले जाना जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो क्या थे। तो अगर आप सॉरी टू से टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे या टेस्ट क्रिकेट में आप उस लेवल में जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ सीजन में तो आपकी बात होगी, लेकिन ओवरऑल जब आपका कैरियर लपेटा जाएगा तो फिर शायद आपको उस लेवल पे जाके ना जांचा जाए जहां पे शायद बहुत साल पहले या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं फिर भी दोनों को बेस्ट विशेस कहूंगा, लेकिन अफसोस हुआ कि टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से गैर संजीदा लिया गया पाकिस्तान की तरफ से।